एपिसोड 141 टू 150। आग धीरे धीरे शुरू नहीं हुई जैसे कि अधिकांश आग आमतौर पर होती है। ये फट गई और एक पल में आसपास में फैल गई। लेकिन इसके साथ भी विस्फोट रसोई में एक विशेष बिंदु से हुआ, इससे पहले कि वह बाहर की ओर फैलता, और यह विशेष बिंदु वह था जहां बल सबसे अधिक होगा। जब गुस्ताव उस जगह पर पहुंचा तो उसे 3 लोग मिले जिनके शरीर के अंग गायब थे, जिन्हें विस्फोट का पूरा बल मिला था। 3 लोगों में से एक अभी तक मर नहीं गया था क्योंकि वे एक मिश्रित खून थे, लेकिन अन्य 2 तुरंत मर गए। गुस्ताव फिर भी उनके शरीर को बाहर ले आया। इसके अलावा अंतिम 2 जिन्हें उसने पाया था वे पहचान से परे जल गए थे। यहां तक कि जब गुस्ताव ने उन्हें पुनर्जीवन की गोली खिलाई तो भी वे इमारत से बाहर लाने के बाद सेकंड के एक तरीके से मर गए। गुस्ताव, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने वास्तव में वहां अच्छा किया, बॉस डेंजो गुस्ताव के सामने स्क्वाटिंग करते हुए और उसके बालों को रगड़ते हुए कहा। गुस्ताव ने फिर से सिर हिलाया। बॉस डेंजो, क्या हो रहा है? इससे पहले कि गुस्ताव अपना वाक्य पूरा करता, बॉस डेंजो को पीछे से बुलाया गया। बॉस डेंजो ने छोड़ने के लिए मुड़ गया क्योंकि यह 3 शिक्षक थे जो यहाँ क्या हुआ था इसके बारे में एक स्पष्टीकरण चाहते थे, क्योंकि वे फायर डिपार्टमेंट के लिए अपनी जांच खत्म करने का इंतजार कर रहे थे। गुस्ताव मिश्रित भावनाओं के साथ पेड़ के नीचे बैठ गया। मुझे कभी नहीं पता था कि मैं अभी भी इस तरह से कुछ के बारे में महसूस कर सकता हूँ। गुस्ताव आश्चर्यचकित था क्योंकि यह घटना उसे उन तरीकों से छू गई थी जो उसने कभी संभव नहीं सोचा था। जब उसने इसके बारे में ध्यान से सोचा तो उसे जवाब मिला। ये रसोई उसके लिए एक घर की तरह रही थी। ये पहली जगह थी जिसने उसे वह गर्मी दी जो उसके पूर्व घर में कभी नहीं थी। भले ही वह अन्य श्रमिकों के साथ बहुत करीब नहीं था, जैसा कि वह बॉस डेंजो के करीब था, उसे उनमें से किसी के प्रति कोई बुरा एहसास नहीं था क्योंकि उन्होंने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। किसी ने भी उससे कंटेम्प्ट की नजरों के साथ बात नहीं की थी और न ही किसी ने कभी भी उसकी निम्न ग्रेड रक्तरेखा का उल्लेख किया था, इसलिए वह उनके साथ बहुत कंफर्टेबल हुआ था। अब जब यह एक जगह पर हो रहा था जिसे उसने अचेतन रूप से एक दूसरा घर देखा तो वह इससे खुश नहीं था। उसे उम्मीद थी कि अपनी नई ताकत के साथ वह हर किसी को बचाने में सक्षम होगा, लेकिन वास्तविकता ने उसे गलत साबित कर दिया। कम से कम 5 जीवन आग में खो गए थे और अब गुस्ताव को इसके बारे में मिश्रित भावनाएं थी, जैसे कि उसने परिवार के सदस्यों को खो दिया था। वह एक तथ्य के लिए जानता था कि अगर उसकी मां या पिता आग में मर गए होते तो उसे इतना बुरा महसूस नहीं होता। उसे संदेह था कि उसे कुछ भी महसूस होगा। आपातकालीन खोज पूर्ण, साइड खोज विफल। गुस्ताव ने अपने सामने सूचनाओं को घूर दिया, लेकिन इस समय उनकी जानकारी की जांच करने की परेशानी नहीं की। रसोई के सामने बॉस डेंजो से 3 शिक्षकों द्वारा पूछताछ की जा रही थी। उनमें से 2 सामान्य शिक्षक थे, जबकि उनमें से एक अनुशासन समिति से था। एक महिला और 2 पुरुष। अनुशासन समिति शिक्षक एक महिला थी। इस गड़बड़ी के लिए तुम्हारा बहाना क्या है डेंजो? कोई नहीं जानता कि यह कैसे हुआ। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बताया था, यह एक विस्फोट था। डेंजो, तुम अनचाहे कैसे हो और दूसरों की तरह तुम्हारे पोशाक पर एक भी जलाना नहीं है। मुझे पहले उस नकाबपोश आदमी ने बचाया था, वह पहले मेरे पास पहुंचा, इसलिए मैं घायल नहीं हुआ। तुम इसे ऐसा लगता है कि नकाबपोश आदमी शुरू से यहाँ था। तुम जानते हो कि यह असंभव है ना? उसका बयान बहुत फिशी लगता है। इसके अलावा इस नकाबपोश आदमी पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि हम नहीं जानते कि उसने आग लगाई या नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है कि आग लगाए? वह आदमी जीवन बचाने में व्यस्त था, जबकि आप तीनों अपने कार्यालयों में कूप थे। क्या तुम वास्तव में अब उसका बचाव कर रहे हो? डेंजो, तो एक साथी होना चाहिए। तुम क्या इंसिन्युएटिंग कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि तुम शिक्षक हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें बकवास करने का अधिकार है। चलो सब यहाँ शांत हो जाते हैं। अनुशासन समिति के शिक्षक ने आखिरकार बात की, ये देखते हुए कि बातचीत गर्म हो रही थी। डेंजो, तुम सही हो, हमें इस तरह से तुमसे पूछताछ नहीं करनी चाहिए, लेकिन कम से कम हमें बताओ कि यह कैसे हुआ, उसने जोड़ा। ये कुछ ऐसा है जो कोई नहीं जानता। 1 मिनट हम खाना बना रहे थे और अगले पूरी रसोई लपटों में चली गई थी, बॉस डेंजो ने जवाब दिया। चलो फायर डिपार्टमेंट के लिए उनकी जांच खत्म करने का इंतजार करते हैं, अनुशासन समिति के शिक्षक ने एक गहरी नजर के साथ कहा। जिन श्रमिकों को जलने की चोटें मिली थीं जो हीलिंग गोलियों से अधिक थीं, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उनमें से कुछ इस हद तक जल गए थे कि वे बात नहीं कर सकते थे, लेकिन केवल 5 मर गए, जबकि गुस्ताव कुल मिलाकर लगभग 16 शेफ को बचाने में कामयाब रहा। बेशक हर कोई अभी भी जानना चाहता था कि नकाबपोश आदमी कौन था, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो शिक्षकों ने पुलिस को बताया कि नकाबपोश आदमी एक संदिग्ध था। पुलिस ने उन्हें अनदेखा कर दिया और किसी भी कदम उठाने से पहले फायर डिपार्टमेंट के लिए अपनी जांच खत्म करने का इंतजार किया। ये पता चला कि यहाँ पहुंचे पुलिस का नेता कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे गुस्ताव जानता था। फायर डिपार्टमेंट को अपनी जांच खत्म करने में लगभग 30 मिनट लगे। वे नीचे आए और हर किसी को अपने निष्कर्षों का एक ब्रीफिंग दिया। गुस्ताव को भी सुनना पड़ा ताकि वह समझ सके कि ऐसी चीज कैसे हुई।
आश्चर्यजनक रूप से कारण कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। फायर डिपार्टमेंट के अनुसार विस्फोट एक खाना पकाने के उपकरण के कारण हुआ था जो इसे ईंधन देने के लिए उपयोग किए जाने वाले खनिजों से ओवरलोडेड हो रहा था। उन्होंने कहा कि उपकरण के साथ कंपैटिबल खनिज के बजाय इसे ईंधन देने के लिए एक अलग खनिज का उपयोग किया गया था, जिससे ओवरलोडिंग और विस्फोट हुआ। जब खनिज का उल्लेख किया गया था तो हर कोई आश्चर्यचकित था, क्योंकि वह एक कार को पावर देने के लिए उपयोग किया जाने वाला खनिज हुआ था। जैसे ही यह स्पष्टीकरण दिया गया था, बॉस डेंजो दोष के रिसीविंग एंड पर था। शिक्षकों ने उस पर अपने श्रमिकों की अच्छी तरह से पर्यवेक्षण करने में सक्षम नहीं होने का आरोप लगाया, क्योंकि ऐसी रुकी मिस्टेक की गई थी। यहां तक कि बॉस डेंजो भी ऐसी चीज होने पर हैरान था। ये खनिज मासिक रूप से खरीदे गए खाना पकाने की सामग्री में से कभी नहीं था, इसलिए वह समझ नहीं सका कि यह वहां कैसे मिला। तोड़फोड़। बॉस डेंजो ने यह समझाने की कोशिश की कि रसोई के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करने के लिए किए गए साप्ताहिक खरीद में खनिज शामिल नहीं था, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, 3 शिक्षकों ने उसके दावे को डिबंक कर दिया और उसे अयोग्य कहा। यहां तक कि अन्य शेफ ने भी बॉस डेंजो का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं बदला। इस भूल के बारे में सुनने के बाद बोर्ड के क्षेत्राधिकार का इंतजार करें, शिक्षकों में से एक ने कहा, क्योंकि वह चला गया। अन्य 2 शिक्षकों ने बाद में फायर डिपार्टमेंट से एक विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अपनी छुट्टी ले ली। ये पता चला कि आग सुरक्षा दोषपूर्ण थी, इसलिए जब आग का तापमान थ्रेशहोल्ड से ऊपर चला गया तो ये सक्रिय करने में विफल रहा। कुछ कारण के लिए रसोई के भीतर विस्फोट डिग्री से नीचे हुआ, जो आग सुरक्षा को सक्रिय करने का कारण बनेगा। गुस्ताव को लगा कि पूरी स्थिति थोड़ी फिशी थी। एक खनिज जो खरीदा नहीं गया था, वह रसोई के भीतर खनिजों के बीच क्यों होगा? कुछ शेफ ने महसूस किया कि खरीद के प्रभारी व्यक्ति ने किसी प्रकार की त्रुटि की होगी और गलत खनिज प्राप्त करने के साथ समाप्त हो गया होगा, लेकिन भले ही ऐसा था, जिसने भी उपकरण का उपयोग किया था उसे पता होना चाहिए कि खनिज इसके साथ कंपैटिबल नहीं था, जिसका मतलब है कि अगर इसे खरीदा गया था तो इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए था। बॉस डेंजो, चलो उपकरण की जांच करते हैं। गुस्ताव उस जगह पर चला गया जहां बॉस डेंजो पुलिस के साथ चर्चा कर रहा था और सुझाव दिया। हे गुस्ताव, पुलिस में से एक ने उसे बुलाया। अधिकारी बेटी, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। गुस्ताव ने लाल बालों और कुछ सफेद स्ट्रैंड्स वाली महिला अधिकारी को सिर हिलाया। तुम भी, अधिकारी बेटी ने जवाब दिया। क्या तुम्हारे लिए अब तक स्कूल में होना थोड़ा जल्दी नहीं है? अधिकारी बेटी ने कंफ्यूजन की एक नजर के साथ पूछा। वह मेरे साथ काम करता है, बॉस डेंजो ने चिप किया। ओह, अधिकारी बेटी यह सुनकर थोड़ी आश्चर्यचकित थी, लेकिन उसने समझ में सिर हिलाया। अधिकारी बेटी वही अधिकारी हुई जो ब्लडवुल्फ के साथ घटना के बाद अपनी स्क्वाड के साथ पहुंची थी। वह भी वही थी जिसने मिक्स्ड ब्रीड से निपटने में मदद की थी, जिसने अपने दूर रहने के दौरान पड़ोस पर हमला किया था। गुस्ताव उसे वास्तव में यहां देखकर आश्चर्यचकित था और यह सोचने लगा कि उसकी टीम यहां स्थितियों से क्यों निपट रही थी, क्योंकि यह उसके पड़ोस से काफी दूर था। ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस के पास डिवीजन या ऐसा कुछ भी नहीं था, और इसने गुस्ताव को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। क्या नकाबपोश आदमी वह हो सकता है? ऐसा लगता है कि वह श्रमिकों के बीच ऐसा कुछ करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, लेकिन विवरण बहुत दूर है। अधिकारी बेटी ने गुस्ताव को घूरते हुए सोचा। पिछली बार के लिए धन्यवाद, गुस्ताव ने एक कृतज्ञ नजर के साथ कहा। ये कुछ भी नहीं है, अधिकारी बेटी ने एक डिसमिसिव एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया। बॉस डेंजो और आसपास के श्रमिकों ने सोचा कि वे क्या संदर्भित कर रहे थे, लेकिन चूंकि गुस्ताव और अधिकारी बेटी ने उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, इसलिए उन्होंने इसे शक करने का फैसला किया। हमें उपकरण की जांच करने की आवश्यकता है, इसलिए हम जानते हैं कि इसका उपयोग कौन कर रहा था, गुस्ताव ने संदेह की एक नजर के साथ प्रपोज किया। अधिकारी बेटी ने तुरंत महसूस किया कि गुस्ताव अपने सुझाव के साथ कहां जा रहा था। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लोग एक जांच करने जा रहे हैं तो कम से कम हमें ये जानने की जरूरत है, गुस्ताव ने एक बोल्ड नजर के साथ जवाब दिया। मैं उससे सहमत हूं, बॉस डेंजो ने चाइम किया। वह भी खनिजों के सामान के साथ पूरी स्थिति को अजीब लग रहा था। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा क्योंकि फर्श इस समय कमजोर हैं और जब हम उन पर चल रहे थे तो केव हो सकते हैं। अधिकारी बेटी ने 2 पुलिस के साथ रसोई की ओर बढ़ना शुरू करने से पहले कहा। गुस्ताव ने उसे सिर हिलाया और बॉस डेंजो को हर समय उसके बगल में रहने के लिए कहा। वे सीढ़ियों से रसोई में चले गए, जो लगभग पूरी तरह से जल गए थे। गुस्ताव ने रसोई के फर्श पर चलते हुए भगवान की आंखें सक्रिय कर दीं। वह जान सकता था कि फर्श का कौन सा हिस्सा कमजोर था और कौन से हिस्से दोनों के वजन को पकड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत थे। पुलिस को इसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उनके पास उनके हेलमेट थे जो पर्यावरण को स्वचालित रूप से स्कैन करते थे और उन्हें फर्श के कमजोर धब्बे दिखाते थे। रसोई के भीतर पूरा दृश्य विनाश का था। स्कॉच्ड फर्श, गिरे हुए छत के हिस्से, क्रैक्ड और टूटी हुई दीवारें, जले हुए खाना पकाने के टुकड़े, छत में एक बड़ा छेद आदि। पूरी जगह रीख थी।
फर्श में अपेक्षित के रूप में कई ओपनिंग्स नहीं थे जो मजबूत होने के कारण थे, लेकिन कुछ हिस्से पहले से ही आग से कमजोर हो गए थे और केवल एक छोटा सा दबाव इसे रास्ता देने का कारण बनेगा। गुस्ताव और बॉस डैन्जो कुछ सेकंड के लिए आगे बढ़े, इससे पहले कि वे छत से एक विशाल गिरे हुए मलबे से बचने के लिए दाईं ओर मुड़ गए। जगह में अभी भी फायर डिपार्टमेंट के श्रमिक घूम रहे थे और अधिक जांच कर रहे थे। वे थोड़ा और आगे बढ़े जब तक कि वे रसोई के मध्य दाहिने कोने में नहीं पहुंचे। वे आयताकार आकार के डिवाइस के सामने रुक गए कि दो फायर डिपार्टमेंट अधिकारी इस समय निरीक्षण कर रहे थे। ये डिवाइस दीवार के खिलाफ रखा जाता था, लेकिन अब इसके बगल में कोई दीवार नहीं थी। वोश, हवा 7 मीटर चौड़े खुलेपन से अंदर चली गई। ये पता चला कि जब डिवाइस फट गया तो इसके बगल की दीवार ने कीमत चुकाई। पुलिस यहां रुक गई और गुस्ताव और बॉस डैन्जो का सामना करने के लिए मुड़ गई। ये गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार उपकरण है, अधिकारी बेटी ने अपना हेलमेट उतारने के बाद कहा। गुस्ताव भी बॉस डैन्जो का सामना करने के लिए मुड़ गया, इससे पहले कि वह सवाल करता। बॉस डैन्जो, रसोई के इस तरफ कौन पोजीशन्ड होता था? उसने एक संदिग्ध नजर के साथ पूछा। उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि बॉस डैन्जो ने श्रमिकों को कैसे साझा किया, इसलिए वह नहीं जानता था कि इस जगह को कौन संभालता था। ये जगह है। बॉस डैन्जो ने चारों ओर देखा और घटना से पहले रसोई कैसी थी इसका चित्र बनाया। ये वह जगह है जहां मैरिलिन रहती थी। बॉस डैन्जो ने तुरंत कहा कि उसे याद आया। मैरिलिन, उसने कुछ समय पहले इस्तीफा दे दिया था, है ना? गुस्ताव ने अनिश्चितता की एक नजर के साथ पूछा। हाँ, उसने किया, बॉस डैन्जो ने पुष्टि की। जिसका मतलब है ये वह जगह है जहां अनु नया लड़का अब उपयोग करता है। गुस्ताव एक एहसास में आया। बॉस डैन्जो ने पुष्टि में सिर हिलाया। उसे याद आया कि उसने नए लड़के को यहाँ रखा था, 1 सप्ताह तक उसके खाना पकाने का पर्यवेक्षण करने के बाद। ये केवल समझ में आता है कि वह इस जगह का उपयोग करेगा क्योंकि यह वह जगह थी जहां पिछले कार्यकर्ता का उपयोग होता था। यह अनु कहाँ है? हमें उससे पूछताछ करने की आवश्यकता होगी, अधिकारी बेटी ने पूछा। उसे नीचे होना चाहिए, गुस्ताव जवाब देने वाला था जब उसे याद आया कि अनु उन लोगों में से नहीं था जिन्हें उसने बचाया था। मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे बाहर शेफ के बीच देखा, गुस्ताव ने एक अजीब नजर के साथ कहा। अधिकारी बेटी और बाकी अधिकारी यह सुनकर गुस्ताव को एक चिंतनशील नजर के साथ घूरते रहे। क्या इसका मतलब है? बॉस डैन्जो के बाधित होने से पहले अधिकारी बेटी अपना बयान खत्म नहीं कर पाए। किसी भी निष्कर्ष पर कूदने से पहले चलो उसे बाहर की जांच करते हैं, बॉस डैन्जो ने प्रपोज किया। वे सब उसके बाद बाहर चले गए और शेफ को एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए कहा। श्रमिकों को एक एक करके जांच की गई। ऐसा करने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि अनु कहीं भी नहीं पाया गया। यह मान लेने से पहले जांच करने के लिए केवल एक और जगह है कि वह जिम्मेदार है, गुस्ताव ने आंतरिक रूप से कहा। अधिकारी बेटी, शरीर का पता लगाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है, बाएं से आ रहे अधिकारियों में से एक ने अधिकारी बेटी से कहा। यह अंतिम कदम था जिसका गुस्ताव इंतजार कर रहा था। श्रीमान डैन्जो, गुस्ताव, मुझे आप दोनों को आने और इन निकायों की पहचान की जांच करने की आवश्यकता है, अधिकारी बेटी ने जानकारी प्राप्त करने के बाद कहा। गुस्ताव और बॉस डैन्जो ने सिर हिलाया। इससे पहले कि वे जले हुए निकायों को रखा गया था उस तरफ उसका पीछा करते थे। शरीर का पता लगाने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया थी जहां निकायों की जांच की जाएगी और मौके पर अमान्य पीड़ितों की पहचान का पता लगाया जाएगा। वे उस जगह पर पहुंचे जहां 5 जले हुए निकाय स्ट्रेचर जैसे बिस्तरों पर रखे गए थे, जिसके ऊपर एक गोलाकार डिवाइस फ्लोट कर रहा था। ये गोलाकार डिवाइस जले हुए निकायों पर प्रकाश की धाराओं को शूट कर रहा था जिसने घटना से पहले उनके रूपों को प्रोजेक्ट किया। आमतौर पर ये निकाय पहचान से परे जले हुए थे, लेकिन जब ये रोशनी उन पर लगी तो निकाय एक बार ताजे हो गए और बॉस डैन्जो और गुस्ताव की आंखों के ठीक सामने पहचान योग्य शब्द थे। ये निकाय ठीक नहीं हुए थे या कुछ भी नहीं, ये सिर्फ उन पर प्रकाश प्रक्षेपण था जिसने उन्हें इस तरह से दिखाया। इस तरह से पीड़ितों के परिवार को सूचित करने से पहले निकायों की पहचान की गई थी। आर्या, बॉस डैन्जो के चेहरे पर एक क्रेस्टफॉलन नजर थी क्योंकि उसने पहले निकाय को घूर दिया था। सैमुएल, गोरो, रोंडो, बॉस डैन्जो की आंखें निकाय से निकाय तक चली गईं क्योंकि उसने उनका नाम बुलाया। बॉस डैन्जो के घर का दौरा, उसके चेहरे पर आंसू के निशान पहले से ही देखे जा सकते थे। अंतिम निकाय पहला था जिसे गुस्ताव ने देखा था। अनु, गुस्ताव और बॉस डैन्जो ने एक ही समय में आवाज दी, जबकि काले रंग के पुरुष को घूर रहे थे जिनकी आंखें वर्तमान में बंद थीं। अधिकारी बेटी और अन्य लोगों ने ये सुना और तुरंत पता लगाया कि यह वह व्यक्ति होना चाहिए जो उस विशेष उपकरण का प्रभारी था जो उड़ गया था। मुझे लगता है कि यह पुष्टि करता है कि यह एक तोड़फोड़ नहीं था, अधिकारी बेटी ने कहा। गुस्ताव उससे बहस नहीं कर सका। इस बिंदु पर यह स्पष्ट था कि यह सिर्फ एक रूकी मिस्टेक था। फिर भी गुस्ताव उस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि इसकी किसी तरह से योजना बनाई गई थी। खनिज को उनकी आपूर्ति में कैसे मिला यह अभी भी अस्पष्ट था, लेकिन इस समय गुस्ताव को यकीन था कि उसकी क्रेडिबिलिटी की कमी होगी, इसलिए उसने इसे उठाने की कोशिश नहीं की।
जहां तक अधिकारियों का संबंध था, आपूर्ति खरीदने में एक गलती थी और रुकी को कोई जानकारी नहीं थी कि मशीन इस खनिज के साथ कंपैटिबल नहीं थी, जिसने अंततः इस घटना का कारण बना। बॉस डेंजो ने पहले ही उन्हें बताया था कि अनु एक रुकी था, इसलिए उन्होंने पूरे परिदृश्य के बारे में सोचा। साथ ही एक मृत कार्यकर्ता आपूर्ति के प्रभारी था, इसलिए उसे पूछताछ करने का कोई तरीका नहीं था। अधिकारियों, कृपया उनके परिवारों को बुलाओ और उन्हें सूचित करो, बॉस डेंजो ने एक क्रेस्टफॉलन नजर के साथ कहा। अधिकारियों ने जवाब में सिर हिलाया। आकाश उज्ज्वल होना शुरू हो रहा था क्योंकि इस समय सुबह 7 बज चुके थे। सूरज उग रहा था, लेकिन माहौल बेहद ग्लूमी था। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट दोनों के अधिकारियों ने राउंडिंग अप से पहले एक अंतिम नियमित जांच की। एम्बुलेंस निकायों और कुछ घायल श्रमिकों को अपने साथ ले गई और जगह धीरे धीरे शांति में लौट आई, भले ही यह स्पष्ट था कि बहुत कुछ पहले ही नीचे चला गया था। बॉस डेंजो को बोर्ड ब्लॉक की ओर जाने के लिए कहा गया था। ये वह जगह थी जहां प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, काउंसलर और स्कूल में कुछ अन्य हायर अप्स रहते थे। गुस्ताव और बाकी श्रमिक उसके साथ जाना चाहते थे, लेकिन उसने उन्हें ऐसा करने से रोका। गुस्ताव के पास उसके बाद अपनी कक्षा में लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। छात्रों ने लगभग 30 मिनट बाद स्कूल में स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। स्कूल के घंटों के दौरान गुस्ताव बहुत असहज था। वह बॉस डेंजो के लिए बहुत चिंतित था, ये जानते हुए कि स्कूल हायर अप्स एक मामले को उससे बदतर बनाने का प्रकार थे। खैर, इस मामले में मामला पहले से ही बहुत बुरा था। अगर इस बारे में शब्द बाहर निकल गया तो ये स्कूल की प्रतिष्ठा पर एक टोल लेगा, जिसका मतलब था कि उन्हें निश्चित रूप से एक स्केपगोट की आवश्यकता होगी। आज सभी दिनों में ऐसा क्यों होना था? उसकी पोती का जन्मदिन, गुस्ताव ने आंतरिक रूप से सोचा, क्योंकि उसने सोचा। यहां तक कि ब्रेक पीरियड के दौरान उसे अपने चारों ओर बच्चों के रैंट्स को सुनना पड़ा। क्या तुमने रसोई की आग के बारे में सुना? मैंने उसके बारे में सुना, पूरी जगह जल गई थी। एक रहस्यमय नकाबपोश आदमी भी था जिसने लगभग सभी को बचाया। मुझे आश्चर्य है कि इसका कारण क्या था, और क्या अगर यह अयोग्य प्रमुख नहीं है तो उसका नाम क्या था? कुछ जो मुझे उम्मीद है कि उसे निकाल दिया जाएगा। गुस्ताव लगभग गुस्सा हो गया जब उसने उनकी कुछ बातचीत सुनी, लेकिन उसने खुद को शांत किया और दिन की गतिविधियों के समाप्त होने का इंतजार किया। दिन समाप्त होने के बाद गुस्ताव अपनी कक्षा से बाहर चला गया और तुरंत मिस एमी के कार्यालय की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। हे गुस्ताव, उसने किसी को मिस एमी के कार्यालय की ओर जाने वाले रास्ते पर चलते हुए पीछे से उसे बुलाते हुए सुना। वह मुड़ गया और नोटिस किया कि यह एक औसत ऊंचाई वाला पुरुष छात्र था। गुस्ताव ने एक कम स्वर के साथ एक्सक्लेम्ड किया। एक बूढ़े आदमी ने मुझे ये तुम तक पहुंचाने के लिए कहा। लड़के ने कागज की एक मुड़ी हुई शीट गुस्ताव को सौंप दी। गुस्ताव आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने फिर भी कागज इकट्ठा किया। पुरुष छात्र मुड़ गया और गुस्ताव को कागज देने के बाद चला गया। गुस्ताव ने इसे खोला और अंदर एक हस्तलिखित संदेश देखा। इन दिनों कागज का मुश्किल से उपयोग किया जाता था, इसलिए वह वास्तव में सामान्य डिवाइस टू डिवाइस संदेशों के बजाय एक संदेश प्राप्त करने के लिए आश्चर्यचकित था। पता 21 एस्टेरी ब्लॉक, डर्किन औद्योगिक क्षेत्र। 4 बजे शुरू होता है, देर मत करना। डेंजो। गुस्ताव ने एक विस्मयकारी अभिव्यक्ति के साथ संदेश पढ़ा। बॉस डेंजो का संदेश इतना अच्छी तरह से लिखा गया है। गुस्ताव को हस्तलेख पसंद आया, जो इन दिनों इतना आइटम नहीं था। वह ये भी जानता था कि कैसे लिखना है, क्योंकि यह एक बुनियादी चीज थी जिसे उन्हें एक युवा उम्र में सोचा गया था। लेकिन लाइन के साथ बहुत से लोग लिखना भूल जाते हैं, क्योंकि इन दिनों ऐसा करना आवश्यक नहीं था। कक्षाओं में उनके पास जानकारी स्टोरिंग लेंसेज थे जो कक्षा में शिक्षाओं को रिकॉर्ड करते थे ताकि उन्हें किसी भी समय रिप्ले किया जा सके। बेशक गुस्ताव के पास अतीत में इनमें से एक भी नहीं था। उसे हमेशा अपने मस्तिष्क को छोड़कर कहीं भी उन्हें स्टोर करने में सक्षम होने के बिना एक बार शिक्षाओं को देखकर सब कुछ सीखना पड़ता था। ऐसा लगता है कि पार्टी अभी भी चल रही है, गुस्ताव ने आंतरिक रूप से कहा और मुड़ गया। आज वह मिस एमी के साथ प्रशिक्षण नहीं कर रहा था, लेकिन वह अभी भी बॉस डेंजो के कारण उसके कार्यालय का दौरा करना चाहता था। लेकिन अब जब उसने ये संदेश देखा तो उसने अपना मन बदल दिया। गुस्ताव मुड़ गया और स्कूल से बाहर चला गया। 20 मिनट बाद वह एक पड़ोस में पहुंचा जिसमें अलग अलग आकार के घर थे। कहीं के विपरीत सभी घरों का आकार समान होता है। ये काफी वर्सेटाइल था। गुस्ताव सड़क के अंत में एक घर की ओर चला गया। ये घर एक डुप्लेक्स था जिसे 2 प्लेटों की तरह दिखने के लिए आकार दिया गया था जो एक दूसरे को ढकते हैं। गुस्ताव आश्चर्यचकित था कि यह घर बॉस डेंजो द्वारा उसे भेजे गए पत्र में था। बॉस डेंजो का घर मेरे से अधिक रिफाइंड है, गुस्ताव ने हंसते हुए आंतरिक रूप से कहा। यह स्पष्ट था कि इसे 2 प्लेटों के आकार की तरह दिखने के लिए बनाया गया था। गुस्ताव, एक छोटे और मोटे मध्यम आयु वर्ग के दिखने वाले आदमी ने एक कैजुअल आउटफिट में गुस्ताव को आगे से बुलाया। बॉस डेंजो, गुस्ताव ने आवाज दी क्योंकि वह आदमी के सामने पहुंचा। उन दोनों ने फिर से प्लेजेंट्रीज का आदान प्रदान किया, इससे पहले कि बॉस डेंजो ने गुस्ताव को अंदर ले जाया, क्योंकि उन्होंने चर्चा की। बॉस डेंजो, क्या तुम ठीक हो? गुस्ताव ने पूछा क्योंकि वे एलिवेटर में चढ़ गए।
मैं ठीक हूँ, बॉस डेंजो ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन गुस्ताव बता सकता था कि मुस्कान वह जिस तरह से अंदर गहरे महसूस कर रहा था, उसके लिए सिर्फ एक कवर अप था। आज स्कूल में क्या हुआ, इसका उल्लेख मेरी पोती से मत करना, बॉस डेंजो ने एक याचना की नजर के साथ कहा। ओह, निश्चित रूप से, लेकिन बॉस डेंजो, बोर्ड के साथ आज क्या हुआ? गुस्ताव ने पूछने का फैसला किया। बहुत कुछ नहीं, बस कुछ सवाल पूछे गए और वे जल्द ही रसोई के बारे में क्या कदम उठाने का फैसला करने जा रहे हैं, बॉस डेंजो ने एक डिसमिसिव एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया। गुस्ताव अभी भी और पूछना चाहता था, लेकिन वे पहले से ही ऊपर पहुंच चुके थे। जैसे ही वे गलियारे के साथ कुछ कदम आगे चले, वे लिविंग रूम में पहुंचे। ओह, ये किसी का जन्मदिन है। मैं तुम्हें अपने प्यार का एक फव्वारा दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम खुशी से भरे रहो। मैंने कुछ मूड क्लासिकल म्यूजिक गुस्ताव के कानों में ड्रिफ्ट हो गया क्योंकि वे लिविंग रूम में चले गए। चैप्टर चैप्टर कम बातचीत की आवाजें भी सुनी जा सकती थी क्योंकि वे अंदर चले गए। लगभग 15 लोगों को कमरे के भीतर एक दूसरे के साथ चर्चा करते हुए देखा जा सकता था। वे अपने हाथों में पे के साथ चश्मे पकड़े हुए थे क्योंकि वे हंस रहे थे और चर्चा कर रहे थे। उनके चेहरे मुस्कान से भरे हुए थे क्योंकि उन्होंने गुस्ताव और बॉस डेंजो को अप्रोच करते हुए देखा। तुम वापस आ गए। ओह, क्या वह युवा आदमी है जिसका तुम संदर्भ दे रहे थे? स्वागत है। उनमें से कई ने बॉस डेंजो और गुस्ताव पर आवाज दी। गुस्ताव ने उनके साथ प्लेजेंट्रीज का आदान प्रदान किया और जगह की जांच करना शुरू कर दिया। लिविंग रूम उसका कम से कम 4 गुना बड़ा था और उन्हें सजाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री अद्वितीय थी। सुनहरे रंग के सोफे, दक्षिण पूर्व तरफ एक प्रोजेक्शन जिसने बॉस डेंजो और एक लड़की को प्रदर्शित किया जो 5 साल से अधिक नहीं दिखती थी। दीवारों पर खाना पकाने की कला को दर्शाने वाली सुंदर कलाकृति, विभिन्न प्रकार के व्यंजन थे, साथ ही शेफ के खाना पकाने की विभिन्न इमेजरी भी थी। ये स्पष्ट था कि बॉस डेंजो किसी तरह से भोजन से संबंधित था, एक बार जब आप घर के आंतरिक रूप को देखते हैं। गुस्ताव, मैं वापस आ जाऊंगा, मुझे रसोई की जांच करने की आवश्यकता है, बॉस डेंजो ने कहा और पूर्वी तरफ दूसरे गलियारे की ओर चलना शुरू कर दिया। क्या मैं तुम्हारे साथ शामिल हो सकता हूँ? गुस्ताव ने पोलाइट रूप से पूछा। नहीं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस खुद को घर पर महसूस करो, बॉस डेंजो ने जवाब दिया, इससे पहले कि वह आगे बढ़ता रहा। जैसे ही गुस्ताव कुछ कहने वाला था, किसी ने उसे बीन से बुलाया। क्या तुम गुस्ताव हो? उसने एक छोटी प्यारी फेमिनिन आवाज सुनी जो मुड़ गई। यह एक सुंदर और पतली लड़की थी जिसका एक अंडाकार चेहरा आकार था। उसने एक फैंसी गुलाबी गाउन पहना था जिसमें गहरे लाल बाल और नीले पॉप सॉक्स थे। उसकी आंखें बेहद जीवंत लग रही थीं और वह गुस्ताव को देखकर अत्यधिक खुश लग रही थी। गुस्ताव को यह बताने की आवश्यकता नहीं थी कि वह सेलिब्रेंट थी। हाँ, मैं हूँ, गुस्ताव ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। गुस्ताव की चिंता, यह एक सुंदर और पतली लड़की थी जिसका एक अंडाकार चेहरा आकार था। उसने एक फैंसी गुलाबी गाउन पहना था जिसमें गहरे लाल बाल और नीले पॉप सॉक्स थे। उसकी आंखें बेहद जीवंत लग रही थीं और वह गुस्ताव को देखकर अत्यधिक खुश लग रही थी। गुस्ताव को यह बताने की आवश्यकता नहीं थी कि वह सेलिब्रेंट थी। हाँ, मैं हूँ, गुस्ताव ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसकी आंखें उसके जवाब को सुनकर और भी चमक गईं। मुझे आखिरकार तुमसे मिलकर खुशी हुई, दादाजी ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है, उसने उत्साह की एक नज़र के साथ आवाज दी। तुमसे मिलकर भी अच्छा लगा, मारा, गुस्ताव ने जवाब दिया। उसे उसका नाम याद आया जब बॉस डेंजो ने पहले इसका उल्लेख किया था। चलो वहां बात करते हैं, मारा ने एक डिलाइटफुल आवाज के साथ कहा और गुस्ताव को सोफाज में से एक की ओर ड्रैग कर दिया। 2 घंटे बाद गुस्ताव घर लौट रहा था। उसका दिमाग मारा के जन्मदिन समारोह में वापस जाने में मदद नहीं कर सका। मारा वास्तव में जोवियल प्रकार की थी। वह बात करना और बहुत सी चीजों का मजाक बनाना बंद नहीं कर सकी। उसने बॉस डेंजो के साथ गुस्ताव के कुछ मजेदार और शर्मनाक अतीत के अनुभवों का उल्लेख किया और यह भी कि गुस्ताव को इन दिनों उसके लिए खाना बनाना पड़ा था। मारा को वास्तव में गुस्ताव की तरह खाना पसंद था, लेकिन उसके विपरीत उसके पास खाना पकाने के लिए प्रतिभा नहीं थी, इसलिए उसने कुछ और पर ध्यान केंद्रित किया। उसने गुस्ताव से खुद के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे। उसने कुछ का जवाब दिया और कुछ को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब उसने जवाब दिया तब भी उसने बहुत ज्यादा प्राय नहीं किया। गुस्ताव ने महसूस किया कि वह एंगी के समान थी, लेकिन एंगी एक अच्छी लड़की थी जो किसी का मजाक नहीं बना सकती थी, जबकि मारा बहुत सी चीजों का मजाक बनाने में संकोच नहीं करेगी। उसे याद आया कि उसने उसके मुंह में पॉसिबली केक का एक बड़ा हथेली के आकार का हिस्सा धकेल दिया। वह भी बहुत प्लेफुल थी। गुस्ताव इस बात से इनकार नहीं कर सका कि उसके पास बॉस डेंजो और मारा के साथ एक अद्भुत समय था, लेकिन वह आज जो हुआ उसके कारण अभी भी बॉस डेंजो के बारे में चिंतित था। उसे वास्तव में उम्मीद थी कि बॉस डेंजो ठीक होगा। गुस्ताव शाम 6 बजे के आसपास अपने अपार्टमेंट में वापस आ गया।
उसकी योजना पहले शाम 4 बजे तक घर आने की थी, ताकि वह एक बार फिर से सीमा में घुसपैठ कर सके, लेकिन वह बॉस डेंजो को निराश नहीं कर सका, इसलिए उसे एक तरफ धकेलना पड़ा। अब जब शाम 6 बजे थे, तो वह रात की गश्त के लिए समय होने से पहले सीमा के भीतर केवल 1 घंटे बिता सकता था। वह इस बात पर संकोच करना शुरू कर दिया कि उसे अभी भी जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि वह ये नहीं बता सकता था कि वह वहां 1 घंटे से अधिक के लिए होल्ड अप होगा या नहीं। गुस्ताव अभी भी अपने बिस्तर पर बैठा चिंतन कर रहा था जब उसने दरवाजे पर एक खटखटाना सुना। ट्रूइन। छत से प्रकाश की किरणें निकलीं, जिससे एक होलोग्राफिक प्रक्षेपण बना जिसमें उसके माथे पर 2 सींगों वाली एक सुंदर लड़की प्रदर्शित हुई। यह उन कार्यों में से एक था जो गुस्ताव ने अपने अपार्टमेंट में सुरक्षा प्रोटोकॉल को अपग्रेड करने के बाद जोड़ा था। एंगी जल्दी है, गुस्ताव ने फुसफुसाया, क्योंकि वह खड़ा हो गया और अपने कमरे से बाहर चला गया। वह अपने लिविंग रूम में पहुंचा और इसे खोलने के लिए दरवाजे की ओर चला गया। हे गुस्ताव, एंगी ने तुरंत आवाज दी जब उसने गुस्ताव का चेहरा देखा। हे एंगी, क्या कुछ बात है? गुस्ताव ने ग्रीट किया और पूछा। नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, हमें आज मिलना चाहिए, एंगी ने गुस्ताव से एक याद दिलाते हुए स्वर के साथ कहा। हाँ मुझे पता है, लेकिन यह अभी भी बहुत जल्दी है, हमें 1 घंटे बाद तक नहीं मिलना चाहिए, गुस्ताव ने जवाब दिया। ओह, मुझे लगा कि तुम्हें मुझे कुछ दिखाना था, यही कारण है कि। लेकिन अगर मैं तुम्हें परेशान कर रही हूं तो मैं चली जाऊंगी, एंगी ने गुस्ताव को एक रिसीविंग मूड में नहीं देखकर छोड़ने के लिए मुड़ते हुए कहा। रुको, गुस्ताव ने अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलते हुए कहा। मेरे पीछे आओ, उसने गलियारे के नीचे चलते हुए जोड़ा। एंगी एक उत्सुक नजर के साथ उसके पीछे चलते हुए उसे घूर रही थी। कुछ मिनट बाद वे स्पास फॉरेस्ट रीजन में पहुंचे, इससे पहले कि गुस्ताव एक ठहराव पर आया। एंगी, गुस्ताव ने बुलाया, जबकि उसकी पीठ अभी भी उसकी ओर मुड़ी हुई थी। हाँ गुस्ताव, एंगी ने जवाब दिया। स्वोश, गुस्ताव अचानक मुड़ गया और अपनी मुट्ठी उसके ऊपर स्विंग करते हुए एंगी की ओर डैश कर दिया। एंगी हैरान थी और एक कदम पीछे हटकर प्रतिक्रिया दी, जबकि अपना चेहरा तरफ मोड़ दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। फूम, गुस्ताव की मुट्ठी उसके चेहरे से इंच दूर रुक गई, जिससे उसे अपनी गाल पर हवा का एक हल्का स्पर्श महसूस हुआ। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, ये नोटिस करने के बाद कि कोई संपर्क नहीं बनाया गया था। तुमने डॉज क्यों नहीं किया? गुस्ताव ने पूछा, जबकि अभी भी अपनी दाहिनी मुट्ठी हवा में लटका रहा था। खैर, मैं वहां है, एंगी स्टटर्ड, क्योंकि उसने एक जवाब खोजने की कोशिश की। एंगी, तुमने मेरी मुट्ठी को अप्रोच करते हुए देखा है ना? गुस्ताव ने पूछा। हालांकि कोई जवाब नहीं था, जवाब एंगी के चेहरे पर नजर से पहले से ही स्पष्ट था। एंगी वर्तमान में गुस्ताव से तेज थी, इसलिए उसने निश्चित रूप से अटैक को आते हुए देखा, लेकिन काउंटर नहीं किया या डॉज करने की कोशिश नहीं की। मैं चाहता हूं कि तुम याद रखो कि जब वह कप्तान तुम्हें मार रहा था तो तुमने कैसा महसूस किया, गुस्ताव ने कहा। एंगी का दिमाग तुरंत एक्सचेंज इवेंट में वापस चला गया और उसके चेहरे पर दर्द चमक गया, क्योंकि उसके दिमाग में छवियां दिखाई दी। वह वास्तव में जिम के हाथों एक दर्दनाक अनुभव से गुजरी थी और यह कुछ ऐसा था जिसे वह फिर से अनुभव नहीं करना चाहती थी। अगर वह अनुभव तुम्हारे लिए वास्तव में एक दर्दनाक था, तो मैं चाहता हूं कि तुम इसे किसी भी समय याद रखो जब कोई तुम पर हमला करने की कोशिश करता है और तुम्हारे शरीर को उस तरह से प्रतिक्रिया देने दो जैसा वह चाहता है, गुस्ताव ने फिर से अपनी मुट्ठी बाहर फेंकने से पहले कहा। ज़्वी, इस बार उसकी मुट्ठी उसके बेली एरिया की ओर बल के साथ चली गई। उसके दिमाग में छवियां फिर से दिखाई दी, जो उसे उस तरह की याद दिलाती हैं जिस तरह से जिम की हथेली ने उन पत्थरों को उसके शरीर में मारा था। गुस्ताव ने जानबूझकर स्पॉट्स में से एक को टारगेट किया था। नहीं, एंगी ने आवाज दी, क्योंकि वह बाएं की ओर चली गई और गुस्ताव को उसकी दाहिनी तरफ उसके सीने के साइड पर हड़ताल करने के लिए अपनी दोनों हथेलियों को बाहर धकेल दिया। बाम, गुस्ताव उसके हथेली के उसके सीने के साथ संपर्क बनाने के बाद 13 फीट पीछे स्लाइड हो गया। शश, उसके कारण धूल का एक निशान बन गया। एंगी ने झटके में आवाज दी, क्योंकि उसने अपनी बाहों को वापस ले लिया। गुस्ताव, मुझे माफ करना, वह बोलने वाली थी जब गुस्ताव ने उसे बाधित किया। अच्छा काम, गुस्ताव ने अपने शरीर को सीधा करते हुए कहा। उसने उसकी ओर चलना शुरू कर दिया। ओह, एंगी ने आश्चर्य में आवाज दी। उसने गुस्ताव के हमले को डॉज करने के लिए अपनी पूरी गति का उपयोग किया था और अपने खुद के एक हमले के साथ प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन गुस्ताव मुश्किल से फैज था। इसके अलावा उसने अच्छा काम के साथ जवाब दिया। एंगी को थका देना। उसने एक्सचेंज इवेंट में विरोधियों से निपटने के दौरान इतनी ताकत का भी उपयोग नहीं किया, क्योंकि उसने इस बार अपनी ताकत को नियंत्रित नहीं किया था। उसने केवल इस बारे में सोचा कि पिछली बार उसके साथ क्या हुआ था, उसे रोकने की कोशिश करना, इसलिए यह एक सबकॉन्शियस एक्शन से अधिक था। बस यही है, सिर्फ एक जगह पर मत रहो और एक व्यक्ति का पंचिंग बैग बनो। तुम्हें भी प्रतिक्रिया देनी चाहिए जब तक कि तुम रिसीविंग एंड पर रहने का आनंद न लो, गुस्ताव ने कहा, क्योंकि वह एक बार फिर से उसके सामने पहुंचा। अब एंगी, मैं तुम पर कई बार और हमला करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम वापस लड़ो।
मैं चाहता हूं कि तुम उससे कठिन वापस मारो जो तुमने पहले किया था, सॉफ्ट मत बनो क्योंकि युद्ध क्षेत्र पर सॉफ्ट होने से तुम केवल मारे जाओगे, गुस्ताव ने कहा, जबकि फिर से आगे डैश कर रहा था और अपनी मुट्ठी बाहर फेंक रहा था। स्वोश! एंगी ने फिर से तरफ कूदकर उसे डॉज कर दिया, इससे पहले कि वह गुस्ताव के बाईं बेली साइड की ओर अपना दाहिना पैर बाहर फेंकती। बाम! गुस्ताव ने अपने शरीर पर एक और ठोस हिट लिया और कुछ फीट से पीछे धकेल दिया गया। एंगी गुस्ताव के कहे अनुसार कर रही थी। जब भी गुस्ताव ने अपनी मुट्ठी उसकी ओर फेंकी तो उसका दिमाग उस दृश्यों में वापस चला जाएगा जहां जिम उसे मार रहा था। उसका शरीर अचेतन रूप से प्रतिक्रिया करेगा क्योंकि वह फिर कभी ऐसी पीड़ा के अधीन नहीं होना चाहती थी। गुस्ताव नहीं रुका, उसने फिर से डैश किया और बार बार उस पर हमला किया, केवल उसे डॉज करने के लिए और अपने खुद के हमले बाहर भेजने के लिए जो हमेशा गुस्ताव को हिट करते थे। वह विश्वास नहीं कर सकी कि वह वास्तव में ऐसा कर रही थी और रुकना चाहती थी, लेकिन गुस्ताव से एक नज़र ने उसे पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। मैं नहीं चाहती कि वह मेरे साथ संबंध कट करे, अगर यह एकमात्र तरीका है तो मुझे इसे सहना होगा। हालांकि वह इस तथ्य से परेशान थी कि वह एक व्यक्ति को मार रही थी, खासकर जब वह व्यक्ति गुस्ताव हुआ। एंगी जानती थी कि बैकिंग डाउन केवल गुस्ताव को निराश करेगा। जैसे ही वे जारी रहे, एंगी को एहसास हुआ कि उसकी चिंताएं कुछ भी नहीं थीं। वह हमेशा गुस्ताव को हिट करेगी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का संकेत नहीं दिखेगा और न ही वह किसी भी तरह से परेशान दिखेगा। उसे एहसास हुआ कि उसके सभी हमले उसे कुछ भी नहीं कर रहे थे, जिसने उसे और भी हैरान कर दिया। लगभग 1 घंटे बाद एंगी जमीन पर पड़ी थी, जबकि पंत कर रही थी। वह सांस से बाहर थी और उसके चेहरे पर थकान दिखाई दी। ये कैसे संभव है, उसने प्रोफ्यूसली सांस लेते हुए और बाहर निकलते हुए सोचा। उसने अपना चेहरा तरफ मोड़ दिया ताकि गुस्ताव को घूर सके जो उसके बगल में बैठा था, उसके चेहरे पर असुविधा की एक नज़र के बिना। गुस्ताव ने उसे थका दिया था। उनके स्पा के दौरान उसके हमले गुस्ताव को फास्ट करने में असमर्थ थे, भले ही वे उसके शरीर पर उतरे थे। जैसे ही स्पा जारी रहा, गुस्ताव ने उसे अधिक गति का उपयोग करने के लिए कहा, जो उसने किया। उसने अपनी रक्तरेखा को चैनल किया और एक और सींग उगाया जिसने उसकी गति को लगभग 4 गुना बढ़ा दिया। आश्चर्यजनक रूप से इस बार जब उसने गुस्ताव पर हमला करने की कोशिश की तो उसने उसके सभी हमलों को डॉज कर दिया। यह उसके लिए एक आश्चर्य के रूप में आया क्योंकि उसके पिछले हमले जहां वह एक धीमी गति के साथ चल रही थी, वे कनेक्टिंग कर रहे थे। उसे अजीब लगा कि गुस्ताव अपनी बढ़ी हुई गति को डॉज करने में सक्षम था, लेकिन उसकी धीमी गति को डॉज करने में असमर्थ था। वह केवल थोड़े समय के लिए उस कौशल का उपयोग करने में सक्षम थी, इसलिए वह जल्दी से एग्जॉस्टेड हो गई और अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आई। जब फॉर्म सक्रिय था तब वह गुस्ताव को एक बार भी छूने में असमर्थ थी। जो एंगी नहीं जानती थी वह थी, जब पहला एंगेजमेंट शुरू हुआ तो गुस्ताव ने जानबूझकर उसे अपने साथ संपर्क बनाने दिया था। उसने एंगी को एक मानव शरीर को हिट करने की भावना का आदी बनाने की योजना बनाई ताकि भविष्य में जब वह वास्तव में एक दुश्मन के खिलाफ जाने का समय होगा तो यह उसके लिए प्राकृतिक महसूस होगा। एंगी उससे तेज थी, लेकिन धारणा के लिए धन्यवाद, गुस्ताव अपने चारों ओर लोगों या चीजों के आंदोलन को देखने और भविष्यवाणी करने में सक्षम था जब तक कि गति में अंतर एस्ट्रोनॉमिकल नहीं था। वह जानता था कि उसके हमले उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और यह भी जानता था कि अगर उसे लगा कि वह उसे नुकसान पहुंचा रही है तो वह खुद को रोकने के लिए मजबूर करेगी। बाद वाला कुछ ऐसा हुआ जो गुस्ताव कुछ भी नहीं कर सका क्योंकि वे दोनों जानते थे कि वह एक दुश्मन नहीं था, इसलिए गुस्ताव ने अभी के लिए एक व्यक्ति को हिट करने की आदत डालने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। जब उसने उसे अपनी उच्चतम गति का उपयोग करने के लिए कहा तो गुस्ताव ने भी स्प्रिंट का उपयोग किया, इसलिए भले ही वह उसके जितनी जल्दी नहीं था, ये ठीक वैसा ही था जब वे दोनों अपनी सामान्य गति का उपयोग कर रहे थे। उस उच्च मात्रा में गति के साथ गुस्ताव ने परीक्षण किया कि क्या वह हमला करने में अनिच्छुक होगी, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए उसने अभी भी विगल के साथ उस पर हमला किया जैसा कि वह एम कर रहा था। एक और कारण जिसने उसने डॉज किया वह था, अगर वह उस स्टेट में उसे छूने में कामयाब रही होती तो उसे क्षति हो गई होती। उसकी ऊर्जा समाप्त होने के बाद उन्होंने दोनों ने ब्रेक लेने का फैसला किया और इस बार मैंने सोचा कि मैं उसे यह प्रकट करने के लिए गेट करूंगा, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि उसकी रक्तरेखा शक्ति क्या है। शायद मुझे बस उससे पूछना चाहिए। एंगी ने गुस्ताव के चेहरे को एक चिंतनशील अभिव्यक्ति के साथ घूर दिया। गुस्ताव कुछ के बारे में सोच रहा था जबकि दूरी में घूर रहा था, इसलिए यह अज्ञात था कि उसने एंगी को उसे घूरते हुए देखा या नहीं। लगता है कि मुझे पड़ोस के अवलोकन के बाद आधी रात तक अपनी यात्रा करनी होगी, गुस्ताव ने एक गंभीर नज़र के साथ विचार किया। मेरे लिए एक और ऑल नाइटर। शायद इस बार मैं एक लक्ष्य को पूरा करने का प्रबंधन कर सकता हूँ। गुस्ताव, उसने अपना नाम तरफ से बुलाया सुना और एंगी को घूरने के लिए अपनी बाईं ओर मुड़ गया। क्या है एंगी, क्या तुमने पहले ही अपनी ऊर्जा रिगेन कर ली है? गुस्ताव ने अविश्वास की एक नज़र के साथ पूछा क्योंकि उसने एंगी को घूर दिया था। नहीं, वह नहीं है, उसने जवाब दिया। तो क्या हो रहा है? ड्यूल के दौरान वह तुम थे जो मुझे बचाने के लिए फाल्को के रूप में दिखाई दिए, है ना?
मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी रक्तरेखा क्षमता क्या है। एंगी ने अनिश्चितता की एक नज़र के साथ पूछा, जबकि गुस्ताव को घूर रही थी। मैंने उन्हें ये कहते हुए सुना कि तुम केवल एफ ग्रेड हो। अगर तुम हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने कभी भी एफ ग्रेड को उतना मजबूत नहीं देखा जितना तुम हो। कृपया मुझे अपनी रक्तरेखा के बारे में बताओ, एंगी ने एक याचना की नज़र के साथ जोड़ा। रक्तरेखा वार्तालाप। मैंने उन्हें ये कहते हुए सुना कि तुम केवल एफ ग्रेड हो। अगर तुम हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने कभी भी एफ ग्रेड को उतना मजबूत नहीं देखा जितना तुम हो। कृपया मुझे अपनी रक्तरेखा के बारे में बताओ, एंगी ने एक याचना की नज़र के साथ जोड़ा। गुस्ताव ने एंगी की आंखों को कुछ सेकंड के लिए एक चिंतनशील नज़र के साथ घूर दिया, इससे पहले कि वह अपना चेहरा दूर मोड़ देता। तुम अभी भी क्यों मानते हो कि मैं फाल्को के रूप में दिखाई दिया? गुस्ताव ने अपनी बाहों को फोल्ड करते हुए पूछा। एंगी ने अपने शरीर को गुस्ताव के करीब ले जाया और उसकी बाईं बाह को पकड़ लिया। गुस्ताव उसकी कार्रवाई से इंट्रीग था, लेकिन वह डन नहीं थी। मैंने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन मेरे पास गंध की एक पागल भावना है, एंगी ने गुस्ताव की बांह को उठाते हुए और उसे अपने चेहरे के करीब रखते हुए कहा। सूंघना, सूंघना। उसने 2 बार स्मल्ट किया, इससे पहले कि वह बात करना जारी रखती। जब तक कोई भी मेरे 2 फीट के करीब चला गया है, उनकी गंध एक ऐसी है जिसे मैं लंबे समय तक भूल नहीं पाऊंगी। तुम्हारी गंध उस व्यक्ति के समान है जिसने मुझे युद्ध रिंग से बाहर ले जाया था। तुम मुझे नहीं बता सकते, यह एक संयोग है, एंगी ने एक आश्वस्त अभिव्यक्ति के साथ स्टेटेड वाइट किया। गुस्ताव ने उसे एक अविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ घूर दिया। क्या वह एक जानवर या कुछ और है? मुझे कैसे नोटिस नहीं हुआ कि वह गंध के प्रति संवेदनशील थी और किसी अन्य व्यक्ति की गंध को मास्टर करने में भी सक्षम थी। उसके पास उसे बताने के 1000 तरीके थे, लेकिन इस समय उसने जो भी स्पष्टीकरण दिया वह उसे संदेह करती रहेगी क्योंकि गंध के कारण। क्या शापे शिफ्टिंग में बॉडी सेंट शामिल नहीं है? गुस्ताव ने अपनी ठोड़ी को पकड़ लिया क्योंकि उसने सोचा, यह एक समस्या हो सकती है क्योंकि भविष्य में एक एबिलिटी के साथ कोई व्यक्ति मुझे अनकवर कर सकता है। यह अच्छा है कि एंगी वह है जिसने इस बार इसका पता लगाया। अगर यह कोई और व्यक्ति होता तो यह एक समस्या होगी। गुस्ताव ने इसका ध्यान रखा था कि भविष्य में उसे अनवेज नहीं पकड़ा जाएगा। उसने फैसला किया कि वह बाद में शापे शिफ्टिंग एबिलिटी में और अधिक दोषों की जांच करेगा। मुझे लगता है कि यह स्तरों के कारण होना चाहिए। शायद जब मैं भविष्य में स्तरों को मैक्स आउट करूंगा तो शापे शिफ्टिंग लगभग दोषरहित हो जाएगा। गुस्ताव के विचार इस भूल के कारण गहरे चले गए और वह लगभग भूल गया था कि एंगी अभी भी एक जवाब का इंतजार कर रही थी। कृपया मुझे बताओ, क्या तुम्हारी रक्तरेखा का परिवर्तन से कोई लेना देना है? एंगी की आवाज उसे वास्तविकता में वापस ले आए। गुस्ताव इस बार उसके डिडक्शन से आश्चर्यचकित नहीं था। दिमाग वाला कोई भी व्यक्ति यह बताने में सक्षम होगा कि उसकी रक्तरेखा का परिवर्तन से कोई लेना देना था, एक बार जब उन्होंने ये पता लगाया कि वह दूसरी बार फाल्को होने का नाटक कर रहा था। खैर, ऐसा नहीं लगता कि मेरी मूल रक्तरेखा के बारे में उसे बताने में कोई नुकसान होगा, गुस्ताव ने आंतरिक रूप से कहा क्योंकि वह एक निर्णय पर आया था। एंगी अभी भी उसे घूर रही थी जब उसने अपनी त्वचा को रंग बदलते हुए देखा। ये सफेद होने से काला होने तक चला गया, फिर काले से पेल व्हाइट और कुछ अन्य अलग अलग रंगों तक। एंगी का मुंह झटके में चौड़ा खुला था। शुरू में मैं केवल अपने बालों का रंग बदल सकता था, गुस्ताव ने बात करना शुरू कर दिया, जबकि उसके बाल अलग अलग रंगों में बदल गए। लेकिन अब ज़ूलू रैंक तक पहुंचने के बाद मेरी रक्तरेखा में सुधार हुआ है, इसलिए अब मैं ये कर सकता हूं। गुस्ताव का शरीर धीरे धीरे एंगी की एक कॉपी में बदल गया। एंगी की आंखें और भी चौड़ी हो गईं। यह एक दर्पण में घूरने जैसा है, उसने अपने माथे पर सींगों को घूरते हुए अचेतन रूप से फुसफुसाया। वह उसके रूप और उसके वर्तमान रूप के बीच कोई अंतर नहीं पा सकी, सिवाय उन कपड़ों के जो गुस्ताव पहन रहा था। गुस्ताव धीरे धीरे अपने मूल सेल्फ में वापस बदल गया और उन दोनों ने कई सेकंड के लिए एक दूसरे को घूर दिया। मैंने कभी किसी को इतनी अद्वितीय रक्तरेखा क्षमता के साथ नहीं देखा, एंगी ने आश्चर्य की एक नज़र के साथ कहा। तुम कोई भी बन सकते हो, तुम किसी को भी अनुभव किए बिना कहीं भी घुसपैठ कर सकते हो, एंगी ने जोड़ा। खैर, तुम मूर्ख नहीं बने और वे ऐसी जगह है जहां उन्नत सुरक्षा है जो तुरंत मेरी डिस्गाइज को एक्सपोज कर देगी, इसलिए ये दोषरहित नहीं है, गुस्ताव ने कहा। सच है, लेकिन यह अभी भी बहुत आकर्षक है, एंगी ने एक मुस्कान के साथ कहा। लेकिन यह उसकी पागल ताकत और वह मेरे हमलों को नुकसान उठाए बिना कैसे प्राप्त करने में सक्षम है, यह नहीं समझाता, एंगी ने आंतरिक रूप से कहा जबकि गुस्ताव को घूर रही थी। क्या तुम वास्तव में एफ ग्रेड हो? एंगी ने अविश्वास की एक नज़र के साथ पूछा। खैर, वह रक्तरेखा परीक्षा का परिणाम था जो मैंने 6 साल की उम्र में किया था, गुस्ताव ने अपने कंधों को श्रगिंग करते हुए जवाब दिया। वह एफ ग्रेड कैसे हो सकता है? एंगी को अभी भी संदेह था कि गुस्ताव एफ ग्रेड था। क्या तुम्हारे दोनों जन्म माता पिता मिश्रित खून हैं? एंगी ने जिज्ञासा की एक नज़र के साथ पूछा। हाँ, वे भी मिश्रित खून हैं, गुस्ताव ने एक नज़र के साथ जवाब दिया। उसने सोचा कि एंगी इसके साथ कहाँ जा रही थी। तुम्हारे दादा दादी के बारे में क्या? उसने एक बार फिर से पूछा।
मैं उनसे कभी नहीं मिला, लेकिन मुझे याद है कि मेरे जन्म माता पिता ने मेरे बचपन के दिनों में उनके बारे में बात की थी। हाँ, वे भी मिश्रित खून थे, गुस्ताव ने एक बार फिर से जवाब दिया। क्या तुमने कभी एक रीएग्जामिनेशन किया? एंगी ने पूछा। नहीं, मैंने कभी भी एक रीएग्जामिनेशन नहीं किया है क्योंकि इसका कोई बिंदु नहीं है। रक्तरेखा ग्रेड कभी नहीं बदलते हैं जब तक कि तुम्हारे पास बेड तक पहुंचने के लिए पर्याप्त पैसे और कनेक्शंस नहीं हैं, गुस्ताव ने एक डिसमिसिव नजर के साथ जवाब दिया। तुम्हें एक रीएग्जामिनेशन करना चाहिए, एंगी ने सलाह दी। क्यों? गुस्ताव ने पूछा। क्या तुम उस थियरी के बारे में जानते हो जहां दो मिश्रित खून का संयोजन विशेष रक्तरेखाओं के साथ संतानों को बनाता है? एंगी ने पूछा। हाँ, मैंने उसके बारे में सुना है, लेकिन क्या मेरी एफ ग्रेड रक्तरेखा सबूत नहीं है कि यह थियरी हमेशा सही नहीं है? गुस्ताव ने एक चिंतनशील नजर के साथ स्टेटेड किया। सच है, लेकिन याद रखो कि मेरे माता पिता वैज्ञानिक हैं। उन्हें ऐसे मामले मिले हैं जहां मिश्रित खून जिनके माता पिता और दादा दादी भी मिश्रित खून हैं, उनका ग्रेड लेट ब्लूमिंग या ऐसा कुछ के कारण बढ़ गया था। एक शब्द था जिसे उन्होंने इसे बुलाया। मुझे याद नहीं है, एंगी ने बात करते हुए भौहें फरोट की थीं। किसी भी तरह से मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि यह केवल 0.0003% चांस है। एक संभावना है कि मिश्रित खून की उत्पत्ति के माता पिता और दादा दादी के साथ बाद में उनका ग्रेड बढ़ सकता है जब वे एक पुरानी उम्र तक पहुंचते हैं, एंगी ने कहा। गुस्ताव को कभी नहीं पता था कि ऐसी चीज वास्तव में पहली जगह में संभव थी। एंगी ने जो कहा उसे सुनकर उसने सोचा, अगर यह सच है तो एक संभावना है कि मैं भविष्य में अपने फायदे के लिए इसका उपयोग करने में सक्षम हो सकता हूँ। वह क्या कह रही थी यह सुनकर उसने सोचा, अगर यह सच है तो एक संभावना है कि मैं भविष्य में इसे अपने फायदे के लिए उपयोग करने में सक्षम हो सकता हूँ। दूसरे शब्दों में, तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो, मेरी रक्तरेखा इस परिवर्तन से गुजर चुकी होगी, गुस्ताव ने एंगी को घूरते हुए कहा। हाँ, मैंने कभी भी एफ ग्रेड को उतना मजबूत नहीं देखा जितना तुम हो। हम जो कुछ भी जानते हैं, तुम अब तक एक बी ग्रेड या यहाँ तक कि एक ए ग्रेड हो सकते हो, एंगी ने एक चिंतनशील नजर के साथ जवाब दिया। हाँ, मुझे वास्तव में संदेह है, लेकिन मैं तुम्हारे सुझाव को विचार में लूंगा, गुस्ताव ने हंसी के एक हल्के बर्स्ट के साथ जवाब दिया। ये भविष्य में कवरिंग अप के लिए उपयोगी होगा, लेकिन मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि मैं अच्छी तरह से कार्य करूं ताकि मैं कोई भी संदेह पैदा न करूं, गुस्ताव ने आंतरिक रूप से कहा क्योंकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब हमारे गश्त का समय है, मैं तुम्हें परफॉर्म करने के लिए और अधिक कार्य देने के लिए इस अवधि का भी उपयोग करूंगा, गुस्ताव ने खड़े होने के बाद कहा। एंगी ने सिर हिलाया और खड़े होने के लिए आगे बढ़ी। आकाश पहले से ही अंधेरा हो रहा था क्योंकि यह शाम 7 बजे से अधिक था और एक पूर्णिमा पहले से ही ऊंची दिखाई दी थी। स्वोश, गुस्ताव और एंगी दो अलग अलग दिशाओं में तेजी से चले गए। एक पश्चिम की ओर चला गया जबकि दूसरा स्पार्स फॉरेस्ट रीजन के पूर्व की ओर चला गया। जब भी वे रात के दौरान एक साथ गश्त करते थे, गुस्ताव का काम आसान हो जाता था। हालांकि वह उसकी उपस्थिति में अपनी बहुत सी क्षमताओं को प्रकट करने में सक्षम नहीं होगा, फिर भी वे आधे में कवर्ड वातावरण को कट करने में सक्षम होंगे। गुस्ताव आमतौर पर एक आधा कवर करता था जबकि एंगी दूसरा आधा कवर करती थी। उनके पास एक दूसरे के साथ बातचीत करने का एक तरीका था, इसलिए अगर कुछ भी हुआ तो एंगी तुरंत गुस्ताव को सूचित करने में सक्षम होगी, लेकिन गुस्ताव ने फैसला किया था कि अगर वह एक मिश्रित ब्रीड में बम्प हो गया तो वह उसे सूचित नहीं करेगा। ये कभी भी एक समस्या नहीं रही थी क्योंकि गुस्ताव ने उन रातों में कोई भी मिश्रित ब्रीड नहीं मिला था जब वह और एंगी एक साथ गश्त करते थे। उन दोनों के अलग अलग तरीकों से जाने के बाद उनकी प्रारंभिक जगह पर कुछ हुआ। जिस पेड़ के पीछे वे पहले बैठे थे वह अचानक चमकीले लाल चमकना शुरू हो गया। पेड़ के भीतर एक दूर जैसी ओपनिंग बनाई गई थी और एक पूरी तरह से काले रंग का एक आकृति उससे बाहर चला गया। वह लड़का लगता है कि जिसके फुटप्रिंट्स हैं। क्या मैंने उसकी ताकत को गलत समझा? इस व्यक्ति के चेहरे पर काले मास्क के नीचे से एक हस्की पुरुष आवाज सुनी जा सकती थी। वह उनके द्वारा भेजा गया एक स्काउट नहीं लगता है, तो वह सीमा में घुसपैठ करने में कैसे सक्षम था? आदमी बात करते हुए कंफ्यूज्ड लग रहा था। मुझे किसी भी निष्कर्ष पर आने से पहले उसे और अधिक देखने की आवश्यकता है। नकाबपोश आदमी ने ऐसा कहने के बाद बाएं की ओर मुड़ गया और लाल धुएं में गायब हो गया। आधी रात तक गुस्ताव ने अपने अपार्टमेंट में लौटने का फैसला किया। उसने सीमा में अपनी घुसपैठ को स्थगित कर दिया, ये याद रखने के बाद कि उसे अगले दिन में सेमी के साथ प्रशिक्षण करना था। चूंकि उनके प्रशिक्षण सत्र अब पहले की तुलना में छोटे थे, गुस्ताव उसके साथ प्रशिक्षण करते समय अपनी पीक स्टेट में होना चाहता था। रात निश्चित रूप से एक फलदायक थी। उसने एक दिन पहले एक मिश्रित ब्रीड को मार दिया था, इसलिए उसे और एंगी को आज रात कोई भी मिश्रित ब्रीड से लड़ना नहीं पड़ा। इसके बजाय उसने इसका उपयोग एंगी को और भी अधिक प्रशिक्षण देने के लिए किया। उसने नोटिस किया कि एंगी में वास्तव में बहुत सारी लड़ने की क्षमता थी। उसका शरीर लचीला था और अगर उसने गति के साथ अपने हमले में शक्ति डाली तो यह ज़ूलू रैंक मिश्रित खून को गंभीर क्षति पहुंचाने के लिए पर्याप्त था। वह किसी भी तरह से कमजोर नहीं थी।
उसका व्यक्तित्व ही एकमात्र चीज थी जो उसे वापस पकड़ रही थी। अब जब वह उसे लिटिल बाय लिटिल अनवाइंड करने के लिए मिल रहा था, तो उसे विश्वास था कि एंगी में भविष्य में वास्तव में शक्तिशाली होने की क्षमता थी। स्नान करने के बाद गुस्ताव अपने बिस्तर पर बैठ गया और आज की घटना उसके दिमाग में फिर से बह गई। जैसे ही रसोई विस्फोट की छवियां उसके दिमाग में स्ट्रीम्ड हुईं, उसके चेहरे पर एक बड़ा फ्राउन दिखाई दिया। जब उसे आग के भीतर अपने 5 सहकर्मियों की मौत याद आई तो दुख की भावना उसके पास वापस आ गई। ऐसा कुछ कौन प्लान करेगा और क्यों? गुस्ताव ने आंतरिक रूप से पॉन्डर किया, लेकिन यह नहीं मिल सका कि खनिज को रसोई में कैसे मिला। कर्मचारी सभी प्यारे थे और जिस एकमात्र व्यक्ति पर उसे संदेह था वह नया लड़का था, लेकिन नया लड़का भी मर गया। यहां तक कि रसोई की खरीद के प्रभारी व्यक्ति भी विस्फोट के भीतर मर गया। बाकी पुराने कर्मचारी थे और चूंकि उनमें से किसी ने भी अतीत में ऐसी चीज प्लॉट नहीं की थी, तो उन्हें अब ऐसा करने की आवश्यकता क्यों होगी? गुस्ताव ने इसके बारे में सोचते हुए वास्तव में शक्तिहीन महसूस किया और इसने उसे बुलिंग के अपने दिनों को याद दिलाया। अब जब उसे यह शक्ति दी गई थी, तो उसे कभी नहीं पता था कि वह फिर कभी ऐसा महसूस करेगा, लेकिन वह गलत था। ब्राइट साइड पर अभी तक बॉस डेंजो के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। ये तथ्य कि स्कूल ने बॉस डेंजो को सजा नहीं दी थी, गुस्ताव को इस मामले पर रिलीफ का एक क्षण भर का रूप दिया। गुस्ताव ने इस स्थिति को हल करने के तरीकों के लिए अपना दिमाग रैकिंग रखा जब उसने कुछ नोटिस किया। मैं पूरे दिन इसकी जांच करना भूल गया। गुस्ताव की आंखें उसके साइड की लाइन में शीर्ष दाएं कोने की ओर चली गईं क्योंकि वह बोला। एक लिफाफे के रूप में एक नीली ब्लिंकिंग लाइट थी। जब भी गुस्ताव के साइड की लाइन में सूचनाएं दिखाई देती थीं, तो उसे उस पर अधिक जानकारी के लिए उस पर अपनी दृष्टि केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया, तो सूचना कुछ मिनटों के बाद गायब हो जाएगी और शीर्ष दाएं कोने पर एक प्रकार के मैसेज बॉक्स में प्रवेश करेगी। जब भी वह चाहता था तो वह इसे खोलने और उस सूचना के बारे में जानकारी की जांच करने का फैसला कर सकता था। गुस्ताव की आंखें कुछ सेकंड के लिए ब्लिंकिंग बॉक्स पर केंद्रित हो गईं, इससे पहले कि सूचनाएं उसके साइड की लाइन में फिर से पॉप अप हो गईं। आपातकालीन खोज पूर्ण, साइड खोज विफल। उसे एक साइड खोज में विफल होने के लिए एक सूचना प्राप्त करना याद आया। उसे पहले से ही एक विचार था कि साइड खोज क्या थी। आपातकालीन खोज पूर्ण। जानकारी, रसोई की आग से 10 लोगों को बचाओ। पुरस्कार, लेस देन जोड़ 100,000 एक्सपी ग्रेटर दैन। लेस देन नया कौशल अनलॉक किया गया, आग प्रतिरोध ग्रेटर दैन। लेस देन जोड़ 5 अंक डिफेंस ग्रेटर दैन। साइड खोज विफल। जानकारी, रसोई की आग से सभी को बचाओ। सजा, लेस देन कोई नहीं ग्रेटर दैन। आग प्रतिरोध। आग प्रतिरोध। क्या मुझे डिफेंस एट्रीब्यूट होने पर ऐसे कौशल की भी आवश्यकता है? गुस्ताव ने अपनी ठोड़ी को पकड़ते हुए फुसफुसाया। उसने महसूस किया कि यह आग के कारण होना चाहिए था, लेकिन वह किसी तरह इस कौशल को प्राप्त करने के विपरीत था क्योंकि उसके पास पहले से ही डिफेंस था और डिफेंस ने पिछली बार सोलर वॉर्म्स के खिलाफ जाने पर हीट वेव से क्षति को कम कर दिया था। गुस्ताव ने आग प्रतिरोध पर विवरणों की जांच करने का फैसला किया। इसकी व्याख्या यह निर्धारित करेगी कि यह उपयोगी था या नहीं। उसने सिस्टम इंटरफेस खोला और कौशल और क्षमताओं के लिए सीधे चला गया, इससे पहले कि वह आग प्रतिरोध पर अपनी आंखों को केंद्रित करता। आग प्रतिरोध स्तर 1। क्षमता, 5 सेकंड के लिए सभी उच्च तापमान हमलों के लिए प्रतिरक्षा। गुस्ताव ने आश्चर्य की एक नज़र के साथ सूचना को घूर दिया। ये वास्तव में बेकार नहीं है, उसने आश्चर्य की एक नज़र के साथ फुसफुसाया। उसे याद आया कि डिफेंस ने केवल आसपास के भीतर उच्च तापमान की क्षति को कम कर दिया था, लेकिन उसे इम्यून नहीं बनाया, जबकि इस एक में उच्च स्तरीय तापमान हमलों से उसे इम्यून बनाने की क्षमता थी। ये सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है, गुस्ताव ने एक कम स्वर के साथ फुसफुसाया। भले ही ये केवल 5 सेकंड तक चल सकता था, उसकी उच्च स्टैट्स के साथ वह कई बार सक्रिय कर सकता था। ओह रुको, क्या सिस्टम हमेशा इस तरह की क्षमताओं पर किसी प्रकार की सीमाएं नहीं डालता है? गुस्ताव ने याद किया कि सिस्टम ने उन क्षमताओं के लिए ऐसा किया जो बहुत शक्तिशाली लगती थीं। मुझे एक लड़ाई में इसका उपयोग करने से पहले ये पता लगाना चाहिए कि यह क्या है, गुस्ताव ने कहा और इसे सक्रिय करने के लिए आगे बढ़ा। आग प्रतिरोध सक्रिय किया गया है। -100 EP, 5 सेकंड। वह इसे सक्रिय करने के बाद कोई अलग महसूस नहीं कर सका, लेकिन उसे यकीन था कि आग उसे अभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए वह परेशान नहीं था। इसमें एक उच्च ऊर्जा कटौती है, लेकिन फिर भी मैं इसे 15 से अधिक बार सक्रिय करने में सक्षम होना चाहिए, इसलिए यह बहुत सीमित नहीं है। गुस्ताव ने सोचा कि सिस्टम ने एक गलती या कुछ और किया है। 4 सेकंड। वह ये नहीं समझ सका कि सिस्टम इतनी शक्तिशाली क्षमता पर एक उच्च प्रकार का प्रतिबंध क्यों नहीं लगाएगा। 3 सेकंड। एक बार जब टाइमर की गिनती खत्म हो गई, तो वह समझ गया कि क्यों। 0 सेकंड। आग प्रतिरोध निष्क्रिय किया गया है। आग प्रतिरोध को 1 घंटे के कूल डाउन पर रखा गया है। क्या 1 घंटे का कूल डाउन? गुस्ताव ने आश्चर्य की एक नज़र के साथ सूचना को घूर दिया। वह जानता था कि कूल डाउन का क्या मतलब था, लेकिन वह इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था क्योंकि उसकी किसी भी क्षमता में कूल डाउन नहीं था। एक वास्तव में बड़ी सीमा।
इसका मतलब है कि यह क्षमता केवल विशिष्ट समय पर उपयोगी हो सकती है। गुस्ताव ने अपने चेहरे पर प्रदर्शित एक सोचा के साथ अपनी ठोड़ी को पकड़ लिया। कुछ और सेकंड के लिए इसके बारे में सोचने के बाद गुस्ताव ने सिस्टम इंटरफेस बंद कर दिया। उसने अगली विफल साइट खोज के बारे में जानकारी को घूर दिया। सभी को बचाओ, हम। गुस्ताव ने एक क्रेस्टफॉलन नजर के साथ फुसफुसाया। उसे पहले से ही एक भावना थी कि साइट खोज का इससे कुछ लेना देना था और वह गलत नहीं था। गुस्ताव ने बाकी संदेशों को पढ़ते रहे। लगता है कि यह केवल ये दिखाता है कि क्या वे अब एक खोज में विफल होने के लिए सजा हैं, बजाय पुरस्कारों के, लेकिन इस बार साइट खोज में विफल होने के लिए कोई सजा नहीं है, गुस्ताव ने नोट किया। इस सूचना की जांच करने के बाद गुस्ताव ने सोने जाने से पहले कुछ और चीजों पर विचार किया। 3 दिन बाद, पिछले 2 दिन गुस्ताव के लिए वास्तव में घटनापूर्ण रहे थे। उसने रात में पड़ोस में गश्त करने से पहले वापस आने के बाद 2 बार सीमा में घुसपैठ की। हालांकि पड़ोस में कोई भी मिश्रित ब्रीड नहीं दिखाई दिया था, गुस्ताव के पिछले 2 दिन फिर भी दिलचस्प थे। उसने एंगी को प्रशिक्षण देने के बाद दिन पूर्व से सीमा में घुसपैठ की। उसने कुछ बहुत दिलचस्प मिश्रित ब्रीड्स के साथ संपर्क बनाया। पश्चिम की ओर के विपरीत जहां पहले मिश्रित ब्रीड्स जो वह मिला था, वे समूहों में चले गए थे, जो वह यहां मिला था उनमें से अधिकांश एकल चले गए थे। इससे उसके लिए अधिक एक्सपी इकट्ठा करना आसान हो गया। उसने इस बार सीमा की अवशोषित ऊर्जा से विस्फोट का उपयोग करने की कोशिश नहीं की क्योंकि वह अभी भी सिस्टम से मिली ऊर्जा तकनीक सीख रहा था। साथ ही, चूंकि यह सीमा का वही हिस्सा था जहां खरगोश मिश्रित ब्रीड जिसे उसने दूसरी बार मार दिया था, वह दिखाई दिया था, गुस्ताव ने सावधानी के साथ चलने का फैसला किया। वह घटित होने के लिए जो भी जिम्मेदार था उसे अलार्म नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बहुत सारे एक्सपी फार्मिंग करते हुए जांच की। वह पिछले 2 दिनों में कोई भी उपयोगी जानकारी इकट्ठा करने में सक्षम नहीं था क्योंकि पड़ोस में कोई भी मिश्रित ब्रीड नहीं दिखाई दिया था, लेकिन वह बड़ी संख्या में एक्सपी फार्म करने में सक्षम था। उसे ऐसा करने का मौका मिला क्योंकि अधिकांश मिश्रित ब्रीड्स एकल चल रहे थे। फिर भी, उसने जो क्रेडिट इकट्ठा किए थे वे सिस्टम शॉप में बहुत सी चीजें खरीदने के लिए पर्याप्त होने से बहुत दूर थे, लेकिन उसने इस बीच क्रेडिट को अमेसिंग रखने का फैसला किया। एक चीज थी जिसे उसने नोटिस किया था, हालांकि उसे कोई जानकारी नहीं थी कि क्या वह सिर्फ चीजें देख रहा था या नहीं। एक स्प्लिट सेकंड के लिए जब वह एक विशालकाय फ्रॉग के खिलाफ लड़ रहा था, उसने भगवान की आंखें का उपयोग किया और पास के पेड़ों में से एक में एक लाल रंग का मानव सिलोएट देखा, लेकिन अगली बार जब उसने जांच की तो उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। उसे लगा कि यह शायद उसके संवेदनों को उस पर चाले चला रहा था। गुस्ताव को उम्मीद थी कि वह पिछली बार की तरह अवशोषित करने के लिए कुछ ऊर्जा क्रिस्टल ढूंढ सकता है, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। इस तरफ की सीमा बहुत अलग लगती थी। कुछ मिश्रित ब्रीड्स अभी भी समूहों में चले गए और उनका अपना एक टर्फ था, फिर भी ऊर्जा क्रिस्टल जैसी कुछ भी नहीं मिल सकती थी। गुस्ताव को लगा कि वह भाग्यशाली हो गया होगा। अभी वह स्कूल में था और दोपहर थी। वह नक्शे पर किस हिस्से का दौरा करना चाहिए, इस बारे में विचार कर रहा था। आज एक बार फिर से सीमा में घुसपैठ करने के बाद ऑटोमेटिक बजर की आवाज बज गई, ये संकेत देते हुए कि यह ब्रेक का समय था। छात्र अपनी कक्षाओं से बाहर चले गए और कैफेटेरिया की ओर चले गए। गुस्ताव भी बाहर चला गया। 3 दिन पहले की घटना के बाद से स्कूल को शेफ्स का एक नया सेट बुलाना पड़ा था जो गोपर भोजन तैयार करते थे। ये इस तरह के शेफ थे जो अपने वाहनों में यात्रा करते थे, भीतर खाना बनाते थे और भोजन बेचते थे, लेकिन ये प्रकार विश्वसनीय थे। वे कैफेटेरिया में भोजन बेच रहे थे, जबकि पुराने शेफ अब एक प्रकार की प्रोबेशन पर थे। गुस्ताव, एक महिला आवाज ने उसे बुलाया जब वह कैफेटेरिया में प्रवेश करने वाला था। गुस्ताव बगल में मुड़ गया और एक सुंदर लड़की को सफेद लंबे बालों और एक लंबी आकृति के साथ उसके लिए सिर करते हुए देखा। मालती, गुस्ताव ने एक कम स्वर में आवाज उठाई। मैं भी अंदर जा रही हूँ, चलो एक साथ चलते हैं, मालती ने कहा क्योंकि वह गुस्ताव के सामने आ गई। गुस्ताव ने उस पर एक और अजीब नजर डाली, इससे पहले कि वह कैफेटेरिया में चलने के लिए आगे बढ़े। वे एक साथ प्रवेश कर गए और बगल में चले गए, जिससे कैफेटेरिया के भीतर के छात्रों को आश्चर्यचकित नजर के साथ उन्हें घूरना पड़ा। अरे क्या वह मालती नहीं है, या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? वह वही है। तो वह और गुस्ताव एक साथ क्या कर रहे हैं? मैं सपना देख रहा हूँ। वे एक साथ चलते हुए बहुत आरामदायक लगते हैं, ये कैसे संभव है? वह उसके जैसे किसी के साथ क्यों मूव करेगी? क्या तुम भूल गए हो कि वह स्कूल के लिए ज्ञान की विनिमय घटना जीतने के बाद अधिक लोकप्रिय हो गया? फिर भी उसके साथ भी हम सभी जानते हैं कि उसके जैसे मिश्रित खून का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है कि मालती उसके साथ चलती रहेगी। छात्रों ने खुद के बीच चर्चा की क्योंकि मालती और गुस्ताव सीढ़ियों की ओर चले गए। वे दूसरी मंजिल तक चढ़ गए जो निचले की तुलना में कम राउडी हुई, लेकिन तुरंत ही इस मंजिल के भीतर के छात्रों ने गुस्ताव और मालती को एक साथ चलते हुए देखा। वातावरण शोरगुल हो गया। यहाँ के छात्र भी मालती और गुस्ताव को दूसरी बार एक साथ चलते हुए देखकर आश्चर्यचकित थे और आश्चर्य हुआ कि क्या यह अब से एक सामान्य चीज बनने जा रही थी। उन दोनों ने मंजिल के दाहिने तरफ काउंटर की ओर चले गए।
गुस्ताव, क्या तुमने मेरे प्रस्ताव पर विचार किया है? मालती ने खामोशी को तोड़ दिया क्योंकि वे काउंटर पर आ गए। ओह मैंने अभी तक एक निर्णय नहीं लिया है, गुस्ताव ने अपने लिए आदेश देने के लिए आगे बढ़ने से पहले जवाब दिया। मालती ने भी अपने वांछित भोजन का आदेश दिया, इससे पहले कि वह एक सीट प्राप्त करने के लिए गुस्ताव के साथ चारों ओर मुड़ गई। उन दोनों ने पीछे के चारों ओर बैठ गए, जो गुस्ताव का पसंदीदा स्थान हुआ। मालती को यहाँ बैठना पड़ा क्योंकि गुस्ताव निश्चित रूप से कहीं और बैठने के लिए सहमत नहीं होगा, और चूंकि वह ब्रेक पीरियड के दौरान उसके साथ रहना चाहती थी, इसलिए उसे समझौता करना पड़ा। कैफेटेरिया के भीतर के छात्रों को उन दोनों पर एक झलक पाने के लिए कई बार अपने सिर को चारों ओर मोड़ना पड़ा। तुम हेजिटेट क्यों करते रहते हो? हमारी स्नातक का समय पहले से ही करीब है, मालती ने भोजन के एक पूर्ण चम्मच को नीचे करने के बाद पूछा। हाँ, 1 महीने दूर, जब मैं तैयार हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें एक जवाब दूंगा। तब तक मुझे इसके बारे में परेशान मत करो, गुस्ताव ने एक शांत नजर के साथ जवाब दिया और फिर से अपने मुंह में भोजन ठूसने के लिए आगे बढ़े। मालती ने गुस्ताव के चेहरे पर एक परेशान अभिव्यक्ति के साथ घूर दिया क्योंकि वह उसे ग्रेसफुली गॉबल कर रहा था। वह मेरे प्रस्ताव से क्यों सहमत नहीं है? क्या उसके पास कैंप के भीतर भरोसा करने के लिए कोई और है? उसे मुझे नीचा दिखाने या यहाँ तक कि जवाब देने के लिए इतना समय लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसे तुरंत इस पर कूदना चाहिए था। मैं उसके माध्यम से बिल्कुल नहीं देख सकती, मुझे कोई जानकारी नहीं है कि वह क्या सोच रहा है। मालती के मुंह से एक कम साई बच गया क्योंकि उसने अनिच्छा से खाना जारी रखा। वह उस रवैया के कारण हताश होने लगी थी जो गुस्ताव उसे दे रहा था। उन्होंने कुछ मिनटों के लिए खाया बिना एक और शब्द उनके बीच एक्सचेंज किए। भोजन के बाद गुस्ताव खड़े होने वाला था जब मालती ने अपनी हथेली को उस पर रखा। मैंने आग के बारे में सुना, क्या तुम ठीक हो? मालती ने चिंता की एक नजर के साथ पूछा। गुस्ताव ने कुछ सेकंड के लिए एक चिंतनशील अभिव्यक्ति के साथ उसे घूर दिया, इससे पहले कि वह जवाब दे। मैं ठीक हूँ, पूछने के लिए धन्यवाद, उसने कहा जबकि उसके हाथ को उसकी पकड़ से वापस ले लिया। वह चारों ओर मुड़ने और जाने वाला था जब मालती ने फिर से बात की। तुमने कभी मेरे साथ डिवाइस कॉन्टैक्ट एक्सचेंज नहीं किया, मैं स्नातक के बाद भविष्य में तुम्हारे साथ बातचीत करने में कैसे सक्षम होंगी? मालती ने पूछा। हमें एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है, गुस्ताव ने चारों ओर मुड़ने से पहले जवाब दिया। मालती ने अपने पीछे एक कॉन्फ्लिक्ट की नजर के साथ घूर दिया क्योंकि वह दूर चला गया। गुस्ताव को कैफेटेरिया के बाहर किसी ने फिर से बुलाया। गुस्ताव, यह एक परिचित आवाज थी। गुस्ताव ने आगे के रास्ते को घूर दिया और व्यक्ति की ओर चला गया। बॉस डेंजो, उसने आवाज उठाई क्योंकि वह छोटे और मोटे मध्यम आयु वर्ग के दिखने वाले आदमी के सामने आ गया। दिन के लिए स्कूल की गतिविधियां समाप्त होने के बाद गुस्ताव मिस एमी के कार्यालय की ओर चला गया। वह दरवाजे पर गया और नॉक करने वाला था जब यह अपने आप खुल गया। अंदर आओ, भीतर से एक फर्म फेमिनिन वॉइस सुनी गई थी। वाइड ओपन डॉवे से मिस एमी को पहले से ही अपनी कॉच पर सीट करते हुए देखा जा सकता था, जो एक एलिगेंट पोजीशन में दीवार के खिलाफ रखा गया था। उसने अपने पैर को पार किया और अपने बाएं हाथ में एक किताब और अपने दाहिने में एक चाय का कांच का कप पकड़ा। एक बैंगनी टाइट फिटेड शर्ट और एक गहरी लाल स्कर्ट में पहने मिस एमी हमेशा की तरह एलिगेंट लग रही थी। गुस्ताव मिस एमी की ओर चला गया और उसके सामने खड़ा हो गया। मिस एमी, गुस्ताव ने एक कम स्वर में फुसफुसाया, मुझे तुम्हारी ही। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर सके मिस एमी ने उसे छोटा कर दिया। उसे निकाला गया था, मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है। मिस एमी ने अपनी आंखों को अभी भी उस किताब के पन्नों पर फुसफुसाया जो वह पढ़ रही थी। मिस एमी ने उसे बाधित किया, इससे पहले कि वह कुछ भी फिर से कह सके। जवाब नहीं है, उसने आवाज उठाई, इससे पहले कि वह कैजुअल रूप से उस कांच के कप से एक और घूंट ले जो वह पकड़ रही थी। उसने मुझे नीचा दिखाने से पहले पूछने भी नहीं दिया। गुस्ताव का चेहरा निचोड़ा गया क्योंकि उसने आंतरिक रूप से सोचा, लेकिन वह तुरंत शांत हो गया, ये याद रखने के बाद कि मिस एमी हमेशा सामान्य रूप से ऐसी ही थी। क्यों? गुस्ताव ने एक शांत नजर के साथ पूछा। क्योंकि मैं शामिल नहीं होना चाहती, मिस एमी ने जवाब दिया जबकि उसकी आंखें अभी भी उस किताब पर केंद्रित थीं जो वह पढ़ रही थी। मिस एमी, कृपया, मैं उसे अनजस्टिफाइबल कारणों के लिए फायर नहीं होने दे सकता, गुस्ताव ने एक क्रेस्टफॉलन नजर के साथ कहा। मेरा निर्णय अंतिम है, मैं शामिल नहीं होंगी, मिस एमी ने एक बार फिर जवाब दिया। अगर तुम प्रशिक्षण करना चाहते हो तो मैं तुम्हें इंडल्ज करने में खुश होंगी, लेकिन इस तरह की कोई चीज मेरे व्यवसाय में से कोई नहीं है। मैं हर किसी की मदद करने के लिए अपने रास्ते से बाहर नहीं जाती। मिस एमी इस समय ठंडी और अपनी यूजुअल सेल्फ की तरह लग रही थी जब वह कक्षा में पढ़ा रही थी, जिसने गुस्ताव को वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया। जांच चल रही है। गुस्ताव ने नीचे देखा क्योंकि उसका दिमाग अस्पष्ट भावनाओं से परेशान था। उनकी बातचीत की शुरुआत से लेकर अंत तक उसने एक बार भी ऊपर नहीं देखा। ये ठीक है, मुझे लगता है मैं और मिस एमी सिर्फ एक प्रकार की पार्टनरशिप के माध्यम से जा रहे हैं।
मुझे भविष्य में उसके लिए जो कुछ भी किया, उसके बदले में उसे कुछ वापस देना होगा। गुस्ताव ने इसके बारे में सोचते हुए चारों ओर मुड़ गया और प्रवेश द्वार की ओर चलने लगा। मैं मिस एमी को छोड़ रहा हूँ, गुस्ताव ने अपनी आवाज उठाई क्योंकि वह उसके कार्यालय से बाहर चला गया। गुस्ताव के जाने के कुछ सेकंड बाद मिस एमी ने अपनी बांह को नीचा कर दिया और उस किताब को अपनी गोद पर रखा जो वह पढ़ रही थी। उसने आह भरते हुए दरवाजे का सामना करने के लिए मुड़ गई। वह हर चीज के लिए मुझ पर निर्भर नहीं रह सकता है या वह केवल बच्चों को संभालने की क्षमता रखने से परे कभी नहीं बढ़ेगा, मिस एमी ने आंतरिक रूप से कहा। मुझे पता है कि वह इसका एक जवाब मिलने तक इसे छोड़ने नहीं जा रहा है। फिर भी उसके लिए इस तरह की चीज को खुद से संभालना एक अच्छा विकास होगा। उसका प्रारंभिक इमोशनलेस फेस अब चिंता चमक गया। वह जिस तरह से उसने उसे नीचा दिखाया उसके बारे में खराब महसूस करने में मदद नहीं कर सकती थी, भले ही उसके पास ऐसा करने के लिए उसके कारण थे। गुस्ताव इमारत से बाहर चला गया और रसोई क्षेत्र के लिए सिर किया। वह कुछ मिनटों में वहां आ गया और 2 मंजिला इमारत के सामने खड़ा हो गया। इसमें पिछले 3 दिनों में पुनर्निर्माण हुआ था और अब आग से पहले अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ गया था। भले ही इसे फिर से बनाया गया था, ये वर्तमान में खाली था। स्कूल बोर्ड ने पूर्व शेफ को अभी तक काम फिर से शुरू करने के लिए गो अहेड नहीं दिया था। गुस्ताव ने सभी अच्छे और जीवंत समय को याद किया जो उसने रसोई के भीतर बॉस डेंजो और अन्य लोगों के साथ खर्च किया था। वह इस तथ्य के साथ टर्म्स में नहीं आ सका कि यह समाप्त हो गया था। वह जानता था कि जब वह स्नातक होगा और एमबीओ परीक्षण शुरू होने का समय होगा तो यह अभी भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन यह अब से लगभग 2 महीने होने वाला था। भले ही यह समाप्त हो गया, वह इसे इस तरह से समाप्त नहीं करना चाहता था। उसे याद आया कि जब वह ब्रेक के दौरान बॉस डेंजो से मिला था, बॉस डेंजो ने उसे समझाया था कि स्कूल बोर्ड ने रसोई घटना को लाइट में लाए जाने के बाद उसे फायर करने का फैसला किया। एशेलॉन अकादमी शहर में एक सुप्रसिद्ध स्कूल था, इसलिए घटना को रैप्स के तहत रखा जाने का कोई तरीका नहीं था। मीडिया आउटलेट ने इसके बारे में पता लगाया। इसके बाद समाचार छात्रों और पीड़ितों के परिवारों के कारण फैल गया। इसे शहर में सबसे बड़े मीडिया आउटलेट में से एक के समाचार चैनल पर भी दिखाया गया था, जिससे यह और भी अधिक फैल गया। इन सभी के कारण स्कूल ने बॉस डेंजो पर दोष लगाने और केवल उसे फायर करने का फैसला किया। पूरी घटना उस पर लगाई गई थी। अगर गुस्ताव कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने समाचार पर ध्यान दिया था तो उसने इसे पहले से ही देखा होगा। एक शेफ के रूप में बॉस डेंजो का करियर इस बिंदु पर व्यवहारिक रूप से खत्म हो गया था। मुख्य महाराज के रूप में ऐसी चीज उस जगह में हुई जिसके लिए वह जिम्मेदार था, और अब जब यह फैल गया था तो कोई भी रेस्तरां या एजेंसी जो खाना पकाने से निपटा था उसे किराए पर लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि यह उनकी प्रतिष्ठा पर एक दाग होगा। मुझे इसे हल करने का एक तरीका खोजने की आवश्यकता है। कुछ फाउल प्ले निश्चित रूप से शामिल है, गुस्ताव ने आंतरिक रूप से कहा, क्योंकि उसने अपने स्टोरेज बटन से एक डिवाइस बाहर लाया। यह एक क्रिस्टलाइन कलर के साथ एक त्रिकोणीय डिवाइस था। नक्शा, गुस्ताव ने आवाज उठाई। प्रकाश की किरणें डिवाइस से बाहर निकली और शहर का एक नक्शा उसके सामने एक होलोग्राफिक फॉर्मेट में प्रदर्शित किया गया था। लाल, नीले और काले डॉट्स के साथ नक्शे पर बहुत सारे विभिन्न स्थान दिखाए गए थे। फॉल्कन्स ब्लॉक को पिन पॉइंट करो, गुस्ताव ने एक बार फिर कहा। बड़े नक्शे ने अचानक एक विशेष स्थान पर संकीर्ण कर दिया जिससे यह विस्तारित हो गया। मैं मिस्टर फद्रिल का पहले दौरा करूंगा, गुस्ताव ने फैसला किया और स्कूल गेट की ओर चलना शुरू कर दिया। 3 घंटे बाद गुस्ताव अपने अपार्टमेंट में वापस आ गया था। वह विचार की एक नज़र के साथ अपने बिस्तर पर बैठ गया। वह शेफ के कदमों को फिर से पता लगाने की कोशिश कर रहा था। वह ये देखना चाहता था कि क्या वह मासिक आवश्यकताओं के लिए सूची का एक होल्ड प्राप्त कर सकता है ताकि वह जांच कर सके कि क्या वह खनिज लिस्टेड आइटम्स में से एक था। अगर वह इसे प्राप्त कर सकता है तो वह ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि सूची कहां से उत्पन्न हुई थी, लेकिन अगर खनिज लिस्टेड आइटम्स में से नहीं हुआ तो वह तुरंत निष्कर्ष निकालेगा कि जिस बाजार से उन्होंने इसे खरीदा था वह दोष था। इस तरह से समस्या को हल करना कहां से आसान था। गुस्ताव ने लगभग सभी कर्मचारियों का दौरा किया था और उनमें से कोई भी महीने के लिए आवश्यक आइटम्स प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार महिला के साथ जाने के लिए नहीं हुआ था। यह जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाने का एक सीमिंगली फलहीन साधन था, इसलिए गुस्ताव जिम्मेदार कौन था इसका पता लगाने के लिए एक और मेथड के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था। गुस्ताव ने बॉस डेंजो के साथ अपनी बातचीत के एक हिस्से को याद किया। क्या कोई तुम्हारे खिलाफ दुर्भावना रखता है बॉस डेंजो? दुर्भावना? मेरे लड़के, जब तक तुम इस दुनिया में रहते हो, तुम्हारे पास कितना भी अच्छा कैरेक्टर क्यों न हो, लोग हमेशा तुम्हारे खिलाफ दुर्भावना रखेंगे। मैं उन लोगों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता जो मेरे खिलाफ दुर्भावना रखते हैं, इसलिए मैं यह नहीं बता सकता कि 1 या 2 लोगों के अशुभ इरादे हैं। गुस्ताव कुछ क्षणों के लिए अवाक था, इससे पहले कि वह फिर से बोला। बॉस डेंजो, मैं समझता हूं कि तुम्हारा क्या मतलब है, लेकिन अभी तुम्हें सोचना होगा। क्या कोई ऐसा रहा है जिसने एक दृश्य नापसंदगी या किसी प्रकार का संकेत दिखाया कि वे तुम्हारे द्वारा उठाए गए एक्शन के समर्थन में नहीं हैं?
मुझे यकीन नहीं है। बॉस डेंजो के पास एक चिंतनशील अभिव्यक्ति थी क्योंकि उसने कठिन सोचा था। कुछ सेकंड के बाद उसका चेहरा रियलाइजेशन की एक अभिव्यक्ति चमक गया। मुझे नहीं पता कि क्या ये वैलिड है, लेकिन बॉस डेंजो कुछ सेकंड के लिए रुक गया जबकि अभी भी विचार कर रहा था। लेकिन क्या बॉस डेंजो? गुस्ताव ने जिज्ञासा की एक नज़र के साथ पूछा। जो अनुशासन समिति तुम्हें रसोई में काम करने की सजा देने के लिए जिम्मेदार थी, वे उस तरीके से संतुष्ट नहीं थे जिस तरह से मैंने तुम्हारे साथ इलाज किया जब तुमने पहली बार यहाँ काम करना शुरू किया, बॉस डेंजो ने आवाज उठाई।